नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हर दिन मैंने आपको वादा किया था कि 4 दिन में आपका पूरा जो भी है वर्णिका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था, बाकी का जो 4 चैप्टर है आपका लगातार वीडियो पोस्ट हो रहा है। 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का। आज है बारी चैप्टर 4 वर्णिका की जो चौथी कहानी है नगर की। लेखक है इनके सुजाता, जिनके द्वारा ये पूरी कहानी लिखी गई है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इस कहानी पे ही चलेंगे। जो कहानी है आपकी वर्णिका की, कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन में ये भी आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, किस फॉर्मेट में मिलेगी, कैसा हम लोग का बुक का फॉर्मेट होता है, इस पूरे सेशन के, इस 4 सेशन के माध्यम से आपको मैंने दिखाने का भी प्रयास किया है। पूरा स्टोरी विथ एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर आपको इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यही फीचर आपको गोधली में मिलते हैं। इंग्लिश और संस्कृत में आपको इंग्लिश और संस्कृत का आपका हिंदी में होता है, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर होता है। तो एक कंप्लीट बुक है रोशनी पब्लिकेशन का, कैप्टन गोधली, कैप्टन वर्णिका, कैप्टन संस्कृत, कैप्टन पनोरमा, कैप्टन इंग्लिश रीडर। वो सभी बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके परचेज कर सकते हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे आज का जो हमारा स्टोरी है, आज का जो हमारा लेसन है, जो कि नगर है, सुजाता के द्वारा लिखा हुआ है। डायरेक्ट हम उस चैप्टर को खोलते हैं और उस चैप्टर को धीरे धीरे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन क्या ये स्टोरी है। क्योंकि आपका 100 में से 10 नंबर का वेटेज तो आपका ये पतली सी बुक भी रहती है। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाने वाला है, क्योंकि छाप छोड़ने वाली सारी आपका इसमें स्टोरी देखने को मिलता है। तो वर्णिका का जो है आपका चौथा चैप्टर नगर, वो हम लोग खोल लेते हैं। ये इसी फॉर्मेट में आपको हमारे बुक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, नगर नगर किनके द्वारा लिखा हुआ है? सुजाता के द्वारा लिखा हुआ है। किनके द्वारा? सुजाता के द्वारा लिखा हुआ है। सुजाता का सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय के बाद फिर हम लोग आगे पूरी स्टोरी देखने वाले हैं। सुजाता का क्या नाम है? सुजाता का वास्तविक नाम रंगराजन है। क्या नाम है? रंगराजन है। सुजाता क्या है? उनका उपनाम, या जब वो लेखनी में आए तो उनमें उनको सुजाता का बुलाया जाने लगा। इनका जन्म 3 मई 1935 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। अभी तक हम लोग अलग अलग जगह की स्टोरी पढ़ सके हैं। पहला जो हमारा था क्या था? दही वाली मंगम्मा, वो कन्नड़ स्टोरी थी। दूसरा हमारा ढहते विश्वास, वो हमारी उड़िया स्टोरी थी, उड़ीसा की। तीसरा हमारा गुजराती स्टोरी थी, जो कि आपका क्या है? गुजरात से लिया गया है और गुजराती लेखक उनके लेखक हैं जो कि आपका माँ है। चौथा है हमारा चेन्नई यानी तमिलनाडु का स्टोरी। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु द्वारा इन्होंने तमिल कहानी का उल्लेखनीय बदलाव की। यानी ये जो है आपका तमिल से आपका हिंदी में आया है। इसकी रचना खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने बहुत कुछ अभिलेख नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यास पल चलचित्र भी बने, यानी कुछ उपन्यास पे इनके फिल्म भी बने हैं। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें केरे येल्लप्पन, सेरन कब्बपू और कनवृत्ति तेलीर सेले आदि इनकी उपन्यास काफी चर्चित और सम्मानित हुए हैं। यह कहानी जो आपका नगर है, आधुनिक तमिल कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है और ये से यहाँ संभार है। इस कहानी का अनुवाद KN जमुना है, यानी इसके जो अनुवादक हैं, चूंकि मैंने आपको बताया अलग अलग जो भाषा है वहां से कहानी उठाई जा रही है। यह जो नगर भाषा की जो कहानी है, जो कि तमिल में है, तमिल के हिंदी में अनुवाद किए हैं KA जमुना। क्या है? KA जमुना के द्वारा ये पूरा अनुवाद किया गया है। चलिए, क्या कहानी है एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्या है पूरी कहानी एक एक करके हम लोग जानते हैं। शुरू करते हैं। कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, क्या लिखा है कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। क्या है? मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्र में मथुरा नाम से उल्लेखित मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मथुरा और यूनानी लोग द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों के लिए मदुरै है। यानी हमारे प्राचीन ग्रंथ में मथुरा नाम से उल्लेखित, अंग्रेजों द्वारा मथुरा और यूनानियों के द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला तमिल जो हमारा शहर है, वो क्या है? तमिल लोगों के लिए मदुरै है। दीवारों पे मोटे अक्षर में छिपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले यह तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लेडी तंबाकू, AK ब्रांड बेसवियर, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास संभावनाएं, हाजी मूसा के कपड़ों की दुकान,
कपड़ों का सागर। 30/9/1973 को नास्तिक लोग आग की हड्डी लेकर चलेंगे। यानी अलग अलग प्रकार के विज्ञापन इस शहर में लगे हुए थे, दीवारों पे पोस्टर लगे हुए थे। आप किसी शहर का जिक्र किया जा रहा है कि अगर उस शहर से आप गाड़ी लेके पार होते हैं या फिर आप उस शहर से क्रॉस कर रहे हैं या उस शहर में आप घूम रहे हैं, तो आपको उसकी दीवारों पे क्या क्या देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट देखेंगे, अलग अलग तरह के लोग संगठित होंगे, अपने आंदोलन के लिए कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट होंगे, तो वही सभी आपको देखने को मिलेंगे। मदुरै नगर का एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नालों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। यानी हमेशा की तरह मदुरै में जिस तरह मनुष्यों के बड़े बदले क्या घड़े लगे हुए थे, जिसका घड़ा उसका टाइम आएगा फिर वो पानी भरेगा, तो घड़े क्या है लाइन बना के खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पर पांडियन परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ब्राउनीय गति सिद्धांत का पालन कर रहे हों। तो एक शहर का यहाँ पे पूरी तरह चित्रण किया गया है, किस तरह से वहां पे पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था सुधार रही है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। खरीदारी लोगों का एक जुलूस है जो ना ज्यादा बड़ा था और ना ज्यादा लंबा। महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा है। चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध में खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बेगो नदी का पुल, और यही है मदुरै। यानी एक मदुरै का पूरा चित्रण किया गया है। अलग अलग तरह के किस किस तरह के दृश्य हैं उन सभी के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मदुरै का पूरा चित्र आपको एक अगर सोचना पड़े, अगर मदुरै जो लोग नहीं गए हैं तो उनके भाव में, उनके मन में किस तरह की इमेज बनाया जाए ताकि वो मदुरै को समझ सके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे अब हम लोग। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। अब कहानी का मेन पार्ट है जो आज ही इस नगर में एक लड़की आई है, उससे है। वल्ली अम्माल अपनी लड़की पप्पाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग यानी ओपीडी, क्या ओपीडी में बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पप्पाती को बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वो बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। पप्पाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। पप्पाती लगभग 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर से क्या थी? उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी। नाक की लौंग में जड़े मसूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूति का अड़ा तिलक लगा था। छाती तक चादर ओढ़ाए हुए उनमें से बाहर निकलने हुए हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार में तेजी के कारण पप्पाती बेहोश पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। यानी पप्पाती जिसका इलाज कराने आई है, वल्ली अम्माल उसको लेके आई है। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों के पलकों को उठाकर देखा, गले में उंगली को दबा कर देखा, खोपड़ी को उंगली से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। स्नातकोत्तर यानी बीएससी के कक्षाओं को पढ़ाते थे। वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दिस। यानी वो वल्ली अम्माल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दिस। इसको देखो। वल्ली अम्माल ना समझ पाई, ना समझ आने वाली उसकी बातें सुनती हुई अत्यंत चिंता होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से, क्या है? ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया। यानी एक एक कर सभी डॉक्टर आके किसकी? पप्पाती की आंखों का परीक्षण करते हैं। और ये बड़े डॉक्टर के पास यहाँ पे आते हैं, कहाँ? मदुरै आते हैं। क्योंकि जब पप्पाती को बुखार आया तो उसके माता पिता जब उसे अपने वहीं पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए तो वहां के लोग कहते हैं कि इसको बड़ा अस्पताल में ले जाओ। तो बड़ा अस्पताल लाया गया मदुरै। वहां पे
क्या है, आप बोल सकते हैं मेडिकल हॉस्पिटल है। क्या है, पीएमसीएच जैसा हॉस्पिटल है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं और लोगों का इलाज भी होता है। मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ते भी हैं और लोगों का इलाज भी होता है, वैसा ही डॉक्टर है। टॉर्च की रोशनी फेंककर यह देखा कि पुतलियां हिलती है या नहीं, फिर भी अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणी में लिखी। यानी एक एक करके जो और भी जो डॉक्टर सीखने वाले थे वो टॉर्च की मदद से वो डाला के देखते हैं कि पुतलियां हिलती है नहीं, और फिर वापस अपने पास आके नोट किए। बड़े डॉक्टर बोले कह दीजिए कि इनसे एडमिट कर ले, यानी बड़े डॉक्टर कहते हैं इनको एडमिट करने के लिए कह दीजिए। वल्ली अम्माल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टर में से एक बोला, माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, अपनी आपकी चिट कहाँ है। वल्ली अम्माल के पास चिट नहीं थी। कोई बात नहीं, वे दे देंगे यार, तू चल बापूजी इस तरफ से। यानी जब बड़े डॉक्टर उसको देखते हैं तो उसको कहते हैं इसको एडमिट करवा, और वो चले जाते हैं। फिर जो उसके साथ दो उसके अपने छात्र थे वो कहते हैं माताजी इसको जो है यहीं पे रखना होगा, एडमिट कराना होगा। आपका चिट कहाँ है, आप यहाँ आए होंगे पुर्जा कटवाई होंगे ना, उनके पास कोई चिट नहीं था। कोई बात नहीं, इसका चिट कटवा लीजिए और इसको एडमिट करवाइए। वल्ली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए, बापूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। बड़े डॉक्टर के पास जो उसके टीचर्स थे उसको देख करके बोलती हैं कि ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर क्या कहता है, पहले इसे एडमिट करवा दें, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। यानी वो किसी डॉक्टर धनशेखरन को कहते हैं कि इस केस को, यह जो इसकी बीमारी है इसको मैं खुद देखूंगा। दूसरे लोग द्वारा घिरे हुए किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास की सारी बातें समझकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। यानी श्रीनिवास की बातें सब सुनी। श्रीनिवास वल्ली अम्माल की ओर देखा, क्या कहते हैं, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। अरे ओ हरामजादे, यह रजिस्टर उठा दे। यानी एक डॉक्टर का अलग अलग जो पूरा हॉस्पिटल का जो अस्त व्यस्त होता है, हॉस्पिटल जो पूरा बिजी होता है, उस तरह से बात हो रहा है। वो बुलाती है, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। यानी वो अपनी चिट बनाने के लिए उसका नाम पूछता है। बीच में क्या कहता है, ओ हरामजादे यह रजिस्टर उठा दे। यानी वो किसी अपने बोल सकते हैं जो वहां का प्यून होगा उसको डांटता है। वल्ली अम्माल, पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं। श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है, मेरी बेटी को। नाम क्या है, जी वल्ली अम्मा। समझ जाइए, यहाँ पे आप एक तरह से हाथ से बोल सकते हैं, या फिर नई नई जो वो औरत है जो गांव के ग्रामीण परिवेश से शहर आई है, वहां से रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए उनको बुलाया जाता है काउंटर पे। तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहती हैं वल्ली अम्माल। तो पेशेंट का नाम अंग्रेजी नहीं आती है उनको, तो वो क्या कह देती हैं, वो मर चुके हैं, यानी अपने पति के बारे में। तो श्रीनिवास जो रजिस्ट्रार होता है, जो सब कुछ नोटिस करता है, उस सर उठा कर देखता है कि पेशेंट यानी रोगी का नाम, रोगी कौन है, तो बोलती है मेरी बेटी है। तो बोलती है उसका नाम, तो फिर पूछते हैं नाम क्या है, वो बेटी का नाम पूछते हैं, वल्ली अम्माल। फिर से बोलती है कि जी वल्ली अम्माल। तो फिर आगे यहाँ पे क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है, तो फिर कहती है पप्पाती। यानी उनको सही प्रॉम्प्ट दिया गया, तब जाके सही जवाब आया। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, तो कहती है पप्पाती नाम है उसका। अब आगे बात करेंगे। तो फिर वो लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना, किसी भी अगर आप कुछ रजिस्टर पे लिखते हैं तो लिखते लिखते आप नाम बोलते हैं, क्या करते हैं, नाम बोलते हैं। इसी तरह वो नाम बोल के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पप्पाती। अब वो कहते हैं हे ईश्वर, बाप रे कितना परेशान किया। ये लो, इस चीट को लेकर सीधे चली जा, वहां सीढ़ी के ऊपर वो एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चिट दे देना। बच्ची का क्या होगा, तो वो बोलते हैं इस चिट को जाके उसको दे देना। तो फिर वो क्या कहती हैं, वल्ली अम्मा पूछती है कि बच्ची का क्या होगा, हम जो ये बेटी लेके आए अपनी, उसका क्या होगा। बच्ची को कुछ नहीं होगा। कहते बच्ची को छोड़ो, वहीं कुछ नहीं होगा, उससे यहाँ लेटी रहने दो, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। वह विजयरंगम कौन है, यहाँ विजयरंगम कौन है, तो कहते हैं तू जाती है तो वहां पूछते हैं यहाँ विजयरंगम कौन है। वल्ली अम्माल पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहां की लंबी कतार देखकर और वहां फैले एक विशेष गंध के कारण जी मचलने लगा। उसे अपने मित्र पति पर बहुत गुस्सा आया। क्या आया, मरे हुए पति पर बहुत गुस्सा आया। एक चिट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए
कनखियों से उस चिट की ओर देखा। माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खुली कुर्सी की ओर संकेत किया। वली अम्माल ने मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया था कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या वापस लौट जाऊं। मदुरै मदुरै शहर का ये आपका हॉस्पिटल है। वहां पे की जो व्यवस्था है, वहां पे एक बड़े अस्पताल की जो व्यवस्था है, एक बड़े डॉक्टर आते हैं, वो देखते हैं पप्पाती को। कुछ केस होता है क्रिटिकल तो अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि यह देखो यही वो केस है, और स्टूडेंट भी उसका परीक्षण करता है और उसके बाद बोलते हैं इसको एडमिट करवाओ और इसको हम खुद देखेंगे। यानी वो कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जो अस्पताल की जो व्यवस्था है उस पर यहाँ पे लिखा गया है। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। और वली अम्माल चिट कटाने के बाद जब उन्हें कहती है कि ऊपर चले जा, ऊपर जाने के बाद उन्हें जब कोई नहीं मिलता है तो वो वापस अपनी बेटी के पास आना चाहती है, लेकिन डरती है पूछने के लिए। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 3 बार नस्वर ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बांधकर नथुने में डालकर सुरसुरा कर चुस्ती होकर बोले, देखो भाई तुम लोग को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए, फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। यानी वो लोग क्या, वो जो व्यक्ति थे वो पूरा बिल्कुल भीड़ से भरे हुए थे, तो कहते हैं देखो भाई तुम लोग को क्या करना चाहिए, लाइन बना के आना चाहिए। ऐसे फतिंगों की तरह मेरे चारों तरफ ऐसे घूमे रहोगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा। लाइन बनाकर आओ, एक एक करके आओ, सबका काम होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे क्या होता है। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वली अम्माल हाथ की चिट को जैसे किसी ने छीन लिया है। यानी 30 मिनट का इंतजार करने के बाद कोई यार एकाएक हाथ से चिट छीन लिए। इस चिट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। यानी 30 मिनट इंतजार करने के बाद कोई आता है और वो चिट ले लेता है। क्या ऐसे रखी हुई थी, तो आते हैं ऐसे करके देखते हैं इस चिट पर डॉक्टर साहब का सिग्नेचर नहीं है, जाके सिग्नेचर लेके आओ। तो वली अम्माल पूछती है कौन, पप्पाती की माँ। 2 कैरेक्टर है अभी तक आपका, वली अम्माल जो रोगी की माँ है और एक पप्पाती जो कि रोगी है। पप्पाती कहाँ है, नीचे अपनी लेटी हुई है। और यह जो चिट लेने के बाद जब कहा जाता है कि इस पर डॉक्टर का सिग्नेचर लेके आओ, तो पप्पाती पूछती हैं, सॉरी वली अम्माल पूछती है मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, ये डॉक्टर साहब का सिग्नेचर लेने के लिए कहाँ जाना होगा। तू कहाँ से आई है, बोली तुम कहाँ से आई हो, मुंडी पट्टी से। यानी वली अम्माल का जो गांव है वो बता देती मुंडी पट्टी। मतलब ये देख लीजिए कि वली अम्माल कितनी भोली औरत है, उन्हें ये जुग जमाना का उतना अंदाजा नहीं है, शहर की इस भागदौड़ वाली जिंदगी से उसको पता नहीं है। अच्छा, मुंडी पट्टी से कहकर कलक जोर से हंसने लगे, फिर बोले अपनी वह चिट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दे दी। उन्होंने उनसे उलट पलट कर देखा, तेरे पति का वेतन कितना है। तो फिर वली अम्माल करती है वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, वे मर चुके हैं। तो उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। कौन, जो कहा जाता था कि वो वेतन पूछेगा, फिर वही वेतन पूछता है तुम्हारे पति का वेतन कितना है, तो बोलती है वो मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, बोलते है वो मर चुके हैं। महीने में कितने रुपए कमाती है, तो कहती है जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौके पर बाजरा रागी मिलती है। तो बोलती है तुमको कितना पैसा मिलता, पैसा नहीं मिलता, एक बार फसल करने जाते हैं तो धान मिलता है, एक बार रागी मिलती है, एक बार बाजरा मिलता है, रुपए नहीं मिलते। अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपए लिख देता हूँ। कहते अच्छा ठीक है, तुम्हारा वेतन हम 90 रुपए लिख देते हैं, 1 महीने में। पूछती है कौन, वली अम्माल जो पप्पाती की माँ है। कहती है 1 महीने में। तो कहते हैं घबरा मत, तुझे पैसे नहीं लेंगे, ये इस चीट को लेकर यहां से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। वली अम्माल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिया था उसके सरल मन की ओर अधिक उलझन पैदा हो गई। यानी उन जो डायरेक्शन बताया कि यहाँ से यहाँ चला जाना, फिर 48 नंबर चला जाना, तो उससे और ज्यादा उलझन, जाना कहाँ है। ठीक है, हवा के झोंके में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वो अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। वो पढ़ना नहीं जानती थी। कौन, वली अम्माल पप्पाती की माँ पढ़ना नहीं जानती थी और इधर उधर पूरे अस्पताल में भटक रही थी। अब आगे बात करेंगे इसमें क्या होता है।
उस समय जब इतना भटक रही थी पप्पाती की माँ वल्ली अम्माल, तो उस समय ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। लौटकर वह क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था, यानी दोबारा पूछने के लिए डर, क्या डांट देंगे, अच्छा नहीं होगा, वो बताए थे कहाँ जाना है लेकिन हम भूल गए, तो पूछने से डर लग रहा था। अचानक उसने अपने पास 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उसमें से एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटा अवस्था में था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी, यानी 2 लोग था, दोनों के नाक में नली डाली गई थी और एक लेटा हुआ था, एक बैठा हुआ था। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में संभार मिला भात ले जा रहे थे। कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए, सभी प्रकार के सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले हुए डॉक्टरानियां सामने से निकली। यानी उस पूरे जो हॉस्पिटल का जो माहौल था, रोगी ले जाए जा रहे थे, चावल लेके जाया जा रहा था, कुछ डॉक्टरानियां यानी वहां की जो स्टूडेंट होगी वो निकली, पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी जल्दी में थे, उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए डर लग रहा था। किसको? वल्ली अम्माल को। वल्ली अम्माल एक गांव की सुलझी हुई औरत, गांव की एक कम पढ़ी लिखी, या फिर आप बोल सकते हैं गांव की एक अनपढ़ औरत, उसको शहर में अपनी बेटी के लिए आना पड़ा, शहर के उस अस्पताल में आना पड़ा। ठीक है, उसे सब कुछ डर लग रहा था, उसकी समझ में नहीं आया कि वह उससे क्या पूछे। आगे क्या हुआ, किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ में चिट की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। उसने अपनी चिट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उस चिट को लेकर रख लिया। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वल्ली अम्माल को पप्पाती की चिंता सताने लगी। लड़की को वहां अकेले छोड़ दी है, लड़की बीमार है, वह अकेले है। वल्ली अम्माल अपनी बेटी पप्पाती को छोड़ दी। उसकी चिंता भी हो रही थी। जिस आदमी ने चिट इकट्ठी की थी वह एक एक कर नाम पुकार रहा था और उसने अपने क्रम से बैठाया जा रहा था। चिट पर पप्पाती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई, ले इसे सीधे लेकर जा। और वह चिट वल्ली अम्माल को वापस दे दी। यानी एक एक करके चिट सबका नाम पढ़ रहा था और बुला रहा था। वल्ली अम्माल ने उसको चिट, जिसको चिट दी थी, वो पढ़ने के बाद बोलते, इसको यहाँ क्यों लेके आई है, यह चिट लो और सीधा जाओ, ये यहाँ का चिट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। वल्ली अम्माल अब क्या करेंगी? इस पर वह बोली, बापूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। क्या कहना है कि बापूजी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते हुए एक व्यक्ति को रोककर कहा, क्या? आलमराज, माताजी को 48 नंबर कमरा दिखा दो। क्या कहा है? 48 नंबर। यानी बोले समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो वो क्या कहते हैं, रोक के कहते हैं कि आलमराज इसको जो है 48 नंबर का कमरा दिखा दो। आलमराज माताजी को 48 नंबर कमरा दिखा दिए। वल्ली अम्माल को वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। उसे अलमराज के पीछे पीछे भागकर जाना पड़ा। यानी अलमराज भी स्पीड में था, तेजी में था, तो वल्ली अम्माल को पीछे से तेजी से जाना पड़ा। ठीक है, वहां एक बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चिट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण, उसे अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वल्ली अम्माल का सिर चकराने लगा। वल्ली अम्माल सुबह से कुछ नहीं खाई हुई थी, अपनी बेटी पप्पाती को लेकर हॉस्पिटल आई हुई थी और सुबह से जो हॉस्पिटल की जो गंध होती है उससे उसका सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे, पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने उसके चिट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। क्या देखा उसमें देखने के बाद कहते हैं कि बहिरंग रोगी विभाग से आई हो, ओपीडी से आई हो। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकी। मतलब क्या बोल रहे हैं? चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी? वही कहते हैं कि यह जो आप जो ओपीडी है इसको एडमिट करना है और यहाँ चिट पे लिखा है अभी जगह खाली नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे आ जाना। बापूजी कहाँ आना है, पूछती हैं वल्ली अम्माल। यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी? बोली यहीं आ जाना है, कहीं नहीं जाना है। चलिए अब आगे क्या है। उस कमरे से बाहर आते ही वल्ली अम्माल को अपनी बेटी पप्पाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेली छोड़ गई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक
ही आदमी घूम फिरकर अस्पताल में अलग अलग कमरे में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिसमें हाथ पैर को ऊंचे करके उस पर वजन बांध कर रखा गया था, यानी हड्डी के रोग के पास वहां पे गई थी। एक कमरे के क्रम में लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बनाकर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। 7:30 बजे वल्ली अम्माल को बुलाया गया था। 7:30 बजे, उससे पहले 1.5 घंटा से वल्ली अम्माल अपनी पुत्री को, पप्पाती को छोड़ के आई थी। चिंता सताने लगी। पहले उसने चिट कटवाया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर कहीं गई, फिर वहां से कुछ हुआ, फिर उसके बाद एक और प्रोसीजर हुआ, जिसके बाद उसको क्या मिलना था, वहां एडमिट होना था। लेकिन अस्पताल में जगह ना होने के कारण उसको कल सुबह 7:30 बजे बुलाया गया। फिर वहां से वो जल्दी भागी कि मेरी बेटी को हम 1.5 घंटा छोड़े हुए हैं। उसकी चिंता सता रही थी, वहां से वो निकली फटाक से। अब उसने डॉक्टरानी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी, ये बहुत से डॉक्टर के लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपने लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। वो जगह कहाँ है? एक आदमी हमसे पूछे थे मेरा वेतन। वहां पे हम बोले कि हाँ, तुम्हारा इतना वेतन लिख दे, तुमको पैसा नहीं लगेगा। वहीं से हम अपनी बेटी को छोड़ के आए हैं, हमको जगह नहीं मिला, कैसे जाएंगे हम? डॉक्टरानी द्वारा बताए गए रास्ते पर से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोते देख एक आदमी ने उसे उस किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। वहां के लोगों को उनका रोना शायद वहां फैली रोगाणुनाशक दवाइयों के गंध के समान सहज स्वाभाविक लग रहा था। यानी अस्पताल में पप्पाती रो रही थी, क्योंकि वल्ली अम्माल रो रही थी क्योंकि पप्पाती नहीं मिल रही थी। तो जब वो रो रही थी, कोई उसे चुप नहीं कराने आया। एक व्यक्ति आया, बोला, बीच में मत खड़े होकर रो, साइड में खड़े होकर रो, क्योंकि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी। पप्पाती, पप्पाती, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुए इधर उधर घूमते फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखा, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोग को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया, उसने यह दरवाजा पहले भी देखा है। यानी फिर रोते रोते उसने एक दरवाजा देखा जहां से बाहर जाया जा रहा था, यानी वो एग्जिट गेट था। वहां से क्या सिर्फ लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था, अंदर आने किसी को नहीं दिया जा रहा था। उसने ध्यान आया कि ये दरवाजा हम देखे हैं, ठीक है। वह बाहर आई, उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल के भीतर गई। वहां उस और दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। उसने सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा। मुझे वहीं जाना है। तो उन सभी के बारे में जैसे तैसे पूछ पाछ के यहां तक पहुंची। फिर आगे बात करेंगे। वो कहती है अपना जो वो इंसिडेंट जो होता है कि हमसे एक आदमी वेतन पूछे थे, वेतन पूछने के बाद हमको वहां भेजे, वो सबसे पूछ रही थी कि हम कैसे ढूंढे अपनी बेटी पप्पाती को। वह दरवाजा बंद था। अंदर एक किनारे पर पप्पाती अब भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। यानी जो मुख्य दरवाजा जहां से एंट्री लेने का था वो बंद हो गया था और एक किनारे पर पप्पाती आंखें मूंदे उनको दिखाई दी। बाबूजी, बाबूजी, दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। जो एंट्री गेट था वो बंद हो गया था और एग्जिट गेट से लोगों को सिर्फ बाहर जाने दिया जा रहा था। यानी अस्पताल फुल हो चुका था। तो वो क्या कहती हैं कि दरवाजा खोलिए, हमको अंदर जाना है, मेरी बेटी अंदर है। ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। अंदर उसकी बेटी है, पप्पाती है वल्ली अम्माल की। उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्लोज हो गया है। 3 बजे आना है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। उसकी भाषा वल्ली अम्माल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूमकर उनमें उनके लिए दरवाजा खोला। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी। यानी कोई पैसा देके अंदर गया तो वहां से वो फटाक से वो भी घुस गई। अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठी खूब रोई। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्र की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वो उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। जो बड़े डॉक्टर स्टार्टिंग में थे, जिसके आसपास बहुत सारे उसके छात्र थे, छात्र डॉक्टर थे,
उसको अच्छे से उस पप्पाती के बारे में याद था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था, 12 साल की वह लड़की कहाँ है, यानी उस डॉक्टर को याद थी और उस मेनिंजाइटिस की जो दवाएं थी उनके बारे में डॉक्टर कुछ ही समय पहले पढ़े थे, तो उनको याद था। तो वो पूछते हैं कि आज सुबह एक मेनिंजाइटिस का जो केस है उसको एडमिट करने को कहा था, वो कहाँ है। डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। वो जाते हैं जहाँ पे लोग एडमिट होते हैं तो बोलते हैं उसको हम एडमिट करने बोले थे, है कहाँ वो। तो लोग कहते हैं वहाँ के जो आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट जो होता है वो कहते हैं कि आज कोई भी केस एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखर, क्या आपको याद है? धनशेखर को कहा था कि इसको एडमिट करवाओ, तो खास आदेश दिया था, लेकिन फिर भी पप्पाती एडमिट नहीं हुई थी। तो क्या आपको याद है क्यों? क्योंकि पप्पाती की माँ को कहा गया था कि कल 7:30 बजे आना, तभी एडमिट होगा, अभी जगह खाली नहीं है। याद है डॉक्टर साहब? तब धनशेखर कहता है याद है डॉक्टर साहब। पाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। यानी फिर किसी अपने स्टूडेंट को बोलते हैं आप जाके इसको पता करके आइए वो केस को ये लोग कैसे मिस कैसे कर दिए। मैंने उसे स्पेशली कहा था कि भाई इसको एडमिट करना है, लेकिन एडमिट नहीं हुआ है। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। पाल सीधे गए, क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह खाली नहीं है। यानी जो मैनेजमेंट है जो वहां की देखरेख करता है वो कहता है क्या करे सर, आप लोग एडमिट एडमिट करके लिख के तो पकड़ा देते हैं चिट, लेकिन वार्ड में जगह खाली होगा तब ना किसी को एडमिट करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम उसको एडमिट करने का सख्त आदेश दिए थे। डॉक्टर हो सकता है थोड़े से गुस्सा भी हुए होंगे कि उसको मैंने एडमिट करने का आदेश दिया था, लेकिन वो एडमिट नहीं हुई। अब आगे डॉक्टर कहते हैं कि स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनके परिचित हैं। यानी क्योंकि वो जो बड़े डॉक्टर जो एमडी थे वहां के, उन्होंने उस केस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। मेनिंजाइटिस का केस था और बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे थे कि कहाँ है वो लड़की जिसको मैंने एडमिट करने को कहा, लेकिन आप लोगों ने अभी तक एडमिट नहीं किया। तो लोगों में थोड़ी हड़कंप बचती है कि शायद उसके जान पहचान के लोग हैं, हम लोगों ने एडमिट नहीं किया, हो सकता है, मैं क्या जानूं। स्वामी से पूछते हैं कि बड़े डॉक्टर साहब कुछ पूछताछ कर रहे हैं, वो उनके कुछ परिवार वाले लोग हैं। तो कहते हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों को कल सुबह 7:30 बजे आने को कह दिया है। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए था। हाँ, इस बात का संकेत भी देना चाहिए था कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड हैं, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। यानी वो जो बड़े डॉक्टर जो हैं, जो एमडी हैं, वो जब ध्यान सब पे पूछताछ करते हैं तो हॉस्पिटल में हड़कंप पहुंचता है कि हम सबको 7:30 बजे ऑलरेडी बोल दिए हैं आने के लिए, लेकिन इनका जो खुद का साइन किया हुआ है, जो ये बोले हैं, तो वो भी हमको नहीं बोली। 12 साल की कोई लड़की नहीं आई है, जो भी आई है हम उसको 7:30 बजे बुलाए हैं, क्योंकि जगह खाली नहीं है। रात को कुछ लोग खाली करेंगे तो उसके जगह पे हम लोग डालेंगे। वल्ली अम्माल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसकी बेटी को उठकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल के बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा। व्हाट नॉनसेंस, सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। ये किसका आवाज होना चाहिए? ये है उस एमडी की आवाज। यह है इस एमडी की बात कि 7:30 बजे तुम उसको बोले आने के लिए, वो लड़की सुबह तक मर जाएगी और तुम उसको 7:30 बजे बोले हो आने के लिए। और वल्ली अमाल जो है अपनी बेटी पप्पाती को लेकर निकल पड़ती है वहां से। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, आगे देखिए। डॉक्टर धनशेखर, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। वह कहती है कि 7:30 बजे सबको बुलाए हैं, अब जाके ओपीडी में देखिए, वो वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या करें? हमारे विभाग में वार्ड में एक बेड खाली है, वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। इन सबके पास अगर बेड खाली नहीं है तो कोई दूसरा बेड हमारे वार्ड में, उसको दिलवाइए उसको, लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि वो बच्ची जो है सुबह तक मर जाएगी। डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। वो कहती है
आई डोंट केयर। वो कहते हैं कि वो जो आपका जो बेड है उसके किसी लिए रिजर्व किया गया है, वो कहती है आई डोंट केयर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ राइट नाउ। तो मतलब कहती है हमको वो गर्ल जो लड़की है जिसको मेनिंजाइटिस है उसको हम एडमिट करेंगे अभी के अभी। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह से चिल्लाकर नहीं बोले थे। अतः डॉक्टर धनशेखर पाल और हेड नर्स रिडांगा सभी घबराकर वल्ली अम्माल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। इससे बुखार, मामूली बुखार ही होती तो वापस मानू डिप्टिस ले चलती हूँ, वहां वे वेद जी को दिखा दूंगी। कौन ये कह रही हैं? ये कह रही हैं वल्ली अम्माल, पपाती की माँ, कि इसको अरे बुखार ही तो है, वैद्य जी के पास लेके जाएंगे, वहां पे वो ठीक कर देंगी, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। वहां के डॉक्टर साहब ने तो मुझे डराकर मदुरै जाने को कहा। इसको वहीं कहा मनुन डिपट्टी, यानी उसका जो गांव है वहीं किसी वैद्य जी को दिखा देंगे। गांव का अस्पताल वाला जो गए थे वो हमको यहाँ भेज दे, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमको खाली दौड़ाया है, फिर वापस जाना पड़ रहा है। इसके साथ माथे पर हल्की मिट्टी का लेप लगा दूंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी। यानी गांव की औरत जो सोच सकती है, जो भी उनके मन में आया कि यहां से तो हमको कुछ हुआ ही नहीं, घर जाके अपना करवा देंगे, जो होगा ओझा से झड़वा देंगे, वैद्य जी से बात करवा देंगे, लेकिन यहाँ से कुछ होगा नहीं। गांव वाला डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो फिर बोलेंगे कि हमको शहर लेके जाओ, और यहाँ इलाज होता ही नहीं है। 7:30 बजे बोला है। स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, फिर से वहीं ऊपर से वो पूरी हरकत हॉस्पिटल में चल रही है एक तरह से। इधर वल्ली अम्माल अपनी बेटी पप्पाती को लेकर निकल गई है और हॉस्पिटल में पूरी हरकत तेज हो गई है कि सभी से पूछ रहे हैं, स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे उनके परिचित हैं, हो सकते हैं मैं क्या जानूं। ये तो आपका अलग है चेंज। लड़की मर जाएगी, मामूली बुखार है, माथे पर खड़कियां मिट्टी लेप दूंगी, ओझा से झाड़ फूक कर दूंगी। ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वल्ली अम्माल ने मन्नती मानी, यदि पप्पाती ठीक हो जाएगी तो वेदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ से रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। यानी हॉस्पिटल में पूरी हरकत तेज है कि स्वामी कहाँ है। वो जो औरत आई थी वो नहीं दिख रही है, और ओपीडी से भी चूंकि वल्ली अम्माल निकल चुकी है, उनका मन बन चुका है कि गांव के अस्पताल में लेके जाएंगे तो शहर के अस्पताल में भेज देगा, और शहर के अस्पताल में ये चिट्टा लेके हमको दौड़ाता है, इससे अच्छा वैद्य जी को दिखा देंगे, झाड़ फूक करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। और क्या हुआ, गछ दिया गया कुछ कि हे भगवान, अगर मेरी बेटी पप्पाती ठीक हो जाएगी तो दोनों हाथों से रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। यानी आप ये पूरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी वल्ली अम्माल जो है वो अपनी बेटी पप्पाती को ले जाके क्या करेगी, वेद से दिखवाएगी। और जहां तक डॉक्टर का सवाल है, जो केस था बहुत क्रिटिकल था, कल तक पप्पाती की मृत्यु हो जाएगी। यानी शहर की जो व्यवस्था है, शहर की जो ये बहुत ज्यादा जटिल जो व्यवस्था है, सिर्फ जो कागजों पर जो प्रक्रियाएं चलती रहती है, जो नॉन सेंसेबल जो व्यवस्था है, उसकी और इस पूरे कहानी के माध्यम से लेखक ने बहुत खतरनाक चोट किया है। और ये पूरी कहानी दिखाती है कि किस तरह शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई कम पढ़ा लिखा या फिर ना पढ़ा लिखा, डरने वाला, बिना समझदार व्यक्ति पहुंच जाए तो वो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठ सकता है, और अपने परिजन के भी जीवन से हाथ धो बैठ सकता है। क्योंकि ये जो पूरी कहानी जहाँ पे खत्म हुई है, इसके आगे बस एक ही अंदाजा दिखता है कि अब पप्पाती घर जाएगी। डॉक्टर साहब ने कह दिया है, चूंकि वहां के जो हेड डॉक्टर थे एमडी, उन्होंने कह दिया है कि सुबह तक उस बच्ची की मृत्यु हो जाएगी। वो खुद इसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे कि इस बच्ची को फौरन एडमिट करवा। उनका चूंकि यह क्लास होगा तो वो चले गए थे, और फिर आने के बाद जब उन्होंने खोजा तो देखा अस्पताल की जो ये जो कुव्यवस्था है, उस पूरे शहर की जो कुव्यवस्था है, वह उस बच्ची को खा बैठी है। वर्णिका की ये चौथी कहानी थी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही आपका और भी जो आखिरी स्टोरी जो बची है, धरती कब तक घूमेगी, ये आपको कल सुबह फिर से मिल जाएगा। जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हैं, और भी हमारे पिछले वीडियो को, गोधुली के वीडियो को, संस्कृत के वीडियो को
विज्ञान के वीडियो को, चाहे मैथ के वीडियो को, चाहे इंग्लिश के वीडियो को, वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। रोशनी पब्लिकेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। 2026 के एग्जाम के लिए आपको सारी तैयारी, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से खत्म करवाए जा रहे हैं। विगत 17 वर्षों से हमारा पब्लिकेशन के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, जो कि हमारा रोशनी पब्लिकेशन कैप्टन सीरीज के अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश बुक पब्लिश करती है 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए। इसमें आपको मिलता है A1 कंटेंट, सारा जो भी आपका चैप्टर्स है आपके बुक का, वो सभी चैप्टर्स मिलेंगे। हिंदी के पद खंड में आपको आपका अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। संस्कृत का आपको हर एक चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। इंग्लिश का आपको हर एक चैप्टर एक्सप्लेन किया होगा। सभी बुक में आपको सभी क्वेश्चन आंसर, जो भी आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो व्याकरण पोर्शन से हो, चाहे आपका बुक वाले पोर्शन से हो, सभी आपके सॉल्व मिलेंगे। ये सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। SST में भी आपको चारों बुक मिल जाता है, जिसमें आपको सभी चैप्टर साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। और इसके आगे बढ़ेंगे तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बैंक, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में अपने बताते रहता हूं। एक आपका टॉपिक, एक चैप्टर वाइज, 2 आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ईयर वाइज आपका क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के लिए लॉन्च हो गया। सभी बुक लॉन्च है, सभी को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा है। और बात करें 9th की बुक, आपको वही सेम फीचर के साथ, 11th एवं 12th की बुक उसी फीचर के साथ roshnipublication.com पे आप इसे जाके परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अपने नजदीकी बुक स्टोर का लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। बिहार के किसी भी जिले से हैं, 38 जिलों में आपको हमारा बुक मिल जाएगा। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली, कैप्टन दिगंत, कैप्टन कुछ भी अगर आप चाहते हैं वो सभी जाके ले सकते हैं। हमारे बुक के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियो के लिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको A1 कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।